नमस्कार। फिर से साहित्यिक शुभ संध्या जन सरोकार मंच पर आज हम मिल रहे हैं एक ऐसी कवयित्री से जिनको पढ़कर ऐसा लगता है कि स्वयं प्रकृति माँ अवतरित हो गई स्वयं की प्रशंसा करने के लिए अपनी कविताओं में, क्योंकि अनिता अनिता सिंह जो कि बिहार मुजफ्फरपुर के रहने वाले हैं, आज हम हमारे साथ अपनी रचनाएं साझा करेंगे और इनकी साहित्यिक यात्रा तथा इनकी रचनाओं की विशेषताओं की हम चर्चा करेंगे। अनीता जी, आपका स्वागत। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। तो मुझे लगता है कि आपकी सृजनशीलता जो है आपकी रचनाओं का जो मुख्य रस है या आपके स्वभाव या आपके व्यक्तित्व से अधिक परिचय कर पाने के लिए शायद ये आपकी पंक्तियां थोड़ी सहायक रहेंगी जो मैंने रेखांकित की। आज होना है मुझे खुशियों में शामिल, गम छुपाकर मुस्कुराना चाहती हूँ, छेड़ मन के साज पर अब राग फिर से गीत को गुनगुनाना चाहती हूँ, आंख के मोती से मैं घुंघरू बनाकर छन छनक छम छम छमाना चाहती हूँ। देखिए, पढ़ा भी गया मुझसे। तो बहुत सुंदर है और बहुत सकारात्मक और बहुत उत्साहपूर्ण है। मैंने जब आपकी कविताएं पढ़ी तो जैसे मैं हमेशा थोड़ा अपना अनुभव साझा करता हूँ, तो मुझे वही सबसे मुख्य बात लगी है, आपकी सकारात्मकता, सहजता, बच्चों सा उत्साह प्रकृति के प्रति। क्योंकि आजकल क्या है कि हम लोग छोटी छोटी चीज़ों का आनंद उठाना भूल गए हैं, और आपकी तो कविताओं में मौसम के बदलने का जो भाव आता है, जो आनंद अब प्रकट करती है, हर ऋतु को लेकर, वो अपने आप में एक सरल सा भी है, दिव्य भी है, और सहज सा और जीवन सार सा उसमें अनुभव होता है। तो मैं चाहता हूं कि यही झलक, यही एहसास, यही भाव हमारे दर्शकों श्रोताओं तक पहुंचे। तो आपसे हम बातचीत शुरू करते हैं। मेरा पहला प्रश्न होगा, क्या आप सच में मुजफ्फरपुर से हैं? क्योंकि मुझे तो आपकी किसी भी कविता में लीची का उल्लेख नहीं मिला है। मैं मुजफ्फरपुर से ही। जी जी जी, सर वो मुजफ्फरपुर। मजाक कर रहा था, क्योंकि कुछ वहाँ के कवियों लेखकों से थोड़ा परिचय हुआ था, तो उनका ये एक विषय होता है, वह जो जो स्थानीय विशेषता होती है। तो अनिता जी, आप दो काव्य संग्रहों की रचयिता हैं, और पता नहीं और कितनी कितनी ऐसी लेखनी है जो अभी प्रकाशित नहीं हुई है, लेकिन अब शायद अब प्रकाशित करवाएंगी और वो पहुंचेगी हमारे पास। आपकी काव्य यात्रा तो बहुत समृद्ध रही होगी। कृपया आप अपना पर थोड़ा विस्तृत परिचय देकर अपनी काव्य यात्रा के बारे में हमें बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद यूरी जी, मुझे इस मंच पर आमंत्रित करने के लिए। मैं अपने बारे में थोड़ी जानकारी दूं। मेरे भाई बताते हैं, मुझसे बड़े भाई, कि शायद मैं 3 या 5 वर्ष की रही होंगी तो शायद मेरी पहली कविता, जो लिख के नहीं ऐसे ही बोल करके मैंने सुनाई थी लोगों को, वो था एक एहोरे बटोहिया।
एक ये कविता थी और एक हमारे यहाँ सत्यनारायण भगवान की कथा होती है, तो उस कथा को देखने के बाद हमने घर आके बताया लोगों की, देखो भाई सत्यनारायण आए हैं। यह 1, 2, 3 पंक्तियों की कविता थी। फिर घर में माहौल था पढ़ाई-लिखाई का। मेरे बाबूजी अ, जैन इंस्टीट्यूट के प्रोडक्ट थे, कई भाषाओं के जानकार थे, कवि थे। घर में पढ़ने-लिखने का बड़ा अच्छा समृद्ध माहौल था। दरवाजे पर ठाकुरबारी होने के कारण हर वर्ष सालों भर गुनी गवैया आते रहते थे, तो उनको अ, देखने का, सुनने का, समझने का मौका मिलता रहा। पूरे घर में संगीत और साहित्य का माहौल था। फिर मेरी लेखनी ग्रेजुएशन में थोड़ी समृद्ध हुई, पीजी तक आकर। उसके बाद मैंने सीबीएसई स्कूल ज्वाइन किया था। वहाँ कारगिल वार के समय मैंने एक नृत्य नाटिका लिखी थी, जिसकी कुछ पंक्तियाँ मैं आपको बताना चाहूँगी। जी। शुरुआत इस तरह से, आओ मेरे बाग के फूलों, मेरी गोद में आके झूलो। और उसमें एक बदलाव सा आता है फिर, लेकिन ये क्या आहट आई, जाग उठी है धरती माई, शायद दुश्मन जाग रहा है, सीमा चढ़ के झांक रहा है। और उसके अंतिम दृश्य में जब सैनिक शहीद हो जाते हैं, उन पर तिरंगा उड़ाया जा रहा है, तो तिरंगा को डिफाइन किया था इस तरह से कि केसरिया की लाज बचाई, केसरिया की लाज बचाई, अपने सर की भेंट चढ़ाकर, बनी रहे हरियाली वसुधा, सींच दिया है लहू बहाकर, होने नहीं दिया कलंकित, रखी है सादगी बचाकर, चक्र से 24 घंटे जगकर, की है सुरक्षा रुके न पल भर, आओ मेरे बाग के फूलों। तो इसे एनुअल फंक्शन में बच्चों ने मंचित किया था, काफी सराहना मिली थी। उसके बाद उसी विद्यालय में एक संगीत के गुरुजी हुआ करते थे, नंदलाल मिश्र। वो हमसे अ, अ, मौसमी कविताएं लिखवाते थे, गीत लिखवाते थे, जिसको दूरदर्शन में प्रेजेंट करते थे। सावन के गीत हो गए, उसके बाद चैत में राम जन्म पर जो गीत, उत्सव के गीत होते हैं, वो सब लिखने पढ़ने का क्रम चला। बीच में और भी कविताएं लिखी, लेकिन प्रकाशन नहीं हुआ था उनका। 2017 में मेरा पहला संग्रह आया, कसक बाकी है अभी। उसमें कविताएं भी थी, गीत भी, गजल भी। 2020 में मेरा दूसरा संग्रह आया, इस स्त्री को जानती हूँ मैं। उसमें कविताएं हैं केवल। और मेरा तीसरा काव्य संग्रह, गंडक की बेटी। दरअसल मुजफ्फरपुर गंडक नदी के किनारे है, और मेरा गांव जहाँ मेरी पैदाइश हुई, वहाँ इसकी उपधारा बहती है, कदाने। तो हाँ। कदाने के किनारे के जो रिचुअल्स होते हैं, उसकी संस्कृति, वहाँ के लोकाचार, वहाँ के ग्राम देवता, वहाँ के व्रत त्योहार, रीति रिवाज, सबको मैंने बहुत ऑब्जर्व किया है। और मैंने ये देखा है कि मैं जब गजल लिखती हूँ तो समसामयिक हो सकता है। गीत भी, आपने कहा कि आप प्रकृति पर लिखती हैं, मौसम पर लिखती हैं, समसामयिक हो सकता है, प्रेम हो सकता है, विरह हो सकता है। लेकिन जब भी मैं कविता की ओर लौटती हूँ, तो कविताओं में मेरा बचपन का परिवेश आता है केवल। वहाँ की स्त्रियाँ होती हैं, उनके मौन मुखर होते हैं। तो कविताओं में बस वही है। अ, और मुजफ्फरपुर की बोली बज्जिका है। हम्म। मुजफ्फरपुर की बोली को बज्जिका कहते हैं। ईसा से 500 वर्ष पूर्व बज्जी कुल में जो बोली बोली जाती थी, जो प्रथम इसको गणतंत्र गणराज्य कहा गया था, तो उन लोगों की जो बोली थी बज्जिका, जो कुछ क्षेत्रों में बोली जाती है, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, समस्तीपुर, शिवहर, तो ये बज्जिका, तो बज्जिका चूंकि हिंदी की इतनी करीबी है कि इसका खूब प्रसार नहीं हो सका। तो नतीजा ये हुआ कि इसकी जो वचनावली थी, इसके जो शब्द थे, उसके जगह लोग उर्दू और अंग्रेजी के शब्दों का इस्तेमाल करने लगे हैं।
हुँ। वो लुप्त प्राय हो रहे हैं। तो मेरी कविताओं में मैंने यही कोशिश की, मैंने पूरी तरह बज्जिका की कविता तो नहीं लिखी, लेकिन बज्जिका के सारे शब्दों को संरक्षित करने की कोशिश की है। और अच्छा, तो इसी वो जो मुझे लगा कि ये वो आपकी भोजपुरी कविता है, वो भोजपुरी नहीं है? नहीं, वो बज्जिका है। अच्छा, अच्छा, वो अलग है ना? वो हाँ, उतना ज्ञान नहीं है मुझे। बिहार की बोली भोजपुरी भी है, वो बहुत समृद्ध है, वह भी। भोजपुरी को अस्तित्व में लाने वाले भिखारी ठाकुर थे, जिन्होंने स्त्रियों की आवाज़ को बुलंद किया, हुँ, नृत्य नाटिका के को लिख करके, मंचित करके। तो भोजपुरी अलग चीज़ है। मैंने भोजपुरी में भी कविताएँ लिखी हैं, लेकिन बज्जिका के शब्दों को संरक्षित करने की मेरी यह कोशिश है और हुँ, उसको बचाने के लिए मैं कविताएँ लिखती हूँ। हुँ। ये तो बहुत भद्र काम है। और मैंने जो आपकी कविताएँ देखी, गिरमिट्टियाँ के बारे में, गिरमिट्टियों के बारे में, तो मुझे लगा था, इसीलिए मुझे लगा था कि वो भोजपुरी है और कई ऐसे हैं। तो अभी आप बता रही थी, मैं समझ गया कि अ, जिस विधा को मैंने केवल मौसम से प्रेरित होने से संबंधित समझा था, वो दरअसल एक लोक कला से जुड़ा हुआ है। आप जो मौसमी गीत लिखती है, वो संभवतः आपके जो लोक परंपराओं से जुड़ा हुआ है। वो जो जो जब आप वसंत या ग्रीष्म या किसी ऋतु की गुणगान लिखती है या उनको समर्पित वो ये सुंदर से गीत, पढ़ने में तो कविताएं लगती है, आपने बताया कि गीत ही है। तो क्या आप गाती भी हैं? बिल्कुल गाती हूँ। तो अभी हम तो निश्चय ही अनुरोध करेंगे आपसे, किंतु ये जो मौसमी गीत है आपके, इनके मूल, इनके प्रेरणा स्रोत के बारे में तो बताइए कि प्रकृति से आपका कितना जुड़ाव और कैसे संबंध रहा है, और आपको कहाँ से प्रकृति को समर्पित गीत लिखने का लिखने की प्रेरणा मिलती है और कितना आनंद आता है उसमें? जी, यूरी जी, दरअसल मैंने बताया आपको कि मेरे बाबूजी कई भाषाओं के जानकार थे और वो कवि थे, खूब लिखा करते थे, तो सुना हुआ है, बचपन से देखा हुआ है और शायद वहीं से प्रेरणा मिलती थी और मैं कहीं भी कुछ पढ़ लूँ, लेकिन मैं भागती हूँ दरअसल अ, गाँव की ओर, नॉस्टैल्जिया जिसको कहते हैं। मैं बार-बार भागती हूँ अपनी ज़मीन की ओर, वहाँ के रीति-रिवाज़ों पर, वहाँ के फसलों पर, अ, बहुत सारी चीज़ें हैं, जिसको मैं भूल नहीं पाती। ये पूरा जो संग्रह मेरा गंडक की बेटी आ रहा है, 107 कविताएँ हैं उसमें, लंबी-लंबी कविताएँ हैं, वो सब गाँव से जुड़ी हुई हैं, लोक परंपराओं से जुड़ी हुई हैं, वहाँ के लोक कलाकारों पर मैंने काम किया है। जो चीज़ अभी ये बदलाव जो आ रहा है, ये बदलाव गाँव पर भी बहुत प्रभाव पड़ रहा है, लोग परंपराओं को छोड़ते चले जा रहे हैं। तो जो मैंने बचपन में देखा था वो चीज़ें अब गाँव में नहीं मिलती, तो उसको संरक्षित करने की मेरी कोशिश है। गाँव की स्त्रियाँ पढ़ी नहीं है, जानती थी। कैसे लिखती थी मेरी कविताएँ हैं उस पर। चुप औरतें, बोलती औरतें, संस्कृति की ध्वजा उठाए औरतें, गीत गाती औरतें, गाँव की औरतें, महुआ चुनती स्त्रियाँ, फसल काटती स्त्रियाँ, इस तरह की बहुत सी कविताएँ हैं। इजाज़त हो तो मैं सुनाऊँ? जी, जी। मेरी एक कविता है यूरी जी, अ, लिखती हुई स्त्रियाँ। जी। इसके कुछ शब्द शायद आप समझ नहीं पाएँगे, क्योंकि आंचलिक हैं। तो अनपढ़ स्त्रियाँ जो जिन्होंने पढ़ाई नहीं की वो कैसे लिखती थी? हुँ, हुँ। गेरू से भीत पर लिख देती हैं बाँस बीट। गेरू एक क्या कहेंगे मिट्टी टाइप का होता है, खरिया लाल रंग का।
उसका इस्तेमाल अच्छा। महिलाएं उसको घोल करके दीवार पर अंकित करती हैं, चित्रित करती हैं। हम्म। बांस का पेड़, बैम्बू का जो बना है वो जी। शुभ प्रतीक माना जाता है। गेरू से भीत पर लिख देती है बांस बीट, हारिल सुग्गा, डोली कहार, कन्या वर, पान सुपारी, मछली पानी, साज सिंघोरा, पोती पेटारी, अचड़ा में काढ़ लेती हैं फुलवारी, राम सिया, सखी सलेहर, तोता मैना, तकिया पर नमस्ते, चादर पर पिया मिलन, पर्दे पर खेत पथार, बाग बगीचा, चिड़ई चुनमुन, कुटिया पिसिया, झुम्मर सोहर, बोनी कटनी, दौनी ओसौनी, हाथी घोड़ा, ऊंट बहेरा। गोबर से बनाती हैं गौर गणेश, चांद सूरज, नाग नागिन, उखरी मूसर, जांता चूल्हा, हर हरवाहा, बेरी पखारी। जब लिखती है स्त्री गेरू या गोबर से, या काट रही होती है बेल बूटे, वह बचाती है प्रेम, वह बचाती है सपना, बचाती है गृहस्थी, बचाती है वन, बचाती है प्रकृति, बचाती है पृथ्वी। संस्कृतियों की संवाहक हैं रंग भरती स्त्रियां, लिखती स्त्री बचाती है सपने, संस्कृति और प्रेम। बहुत सुंदर, बहुत गहरा, बहुत सार्थक। और हाँ, भले ही मैंने सारे शब्द नहीं समझे हों, पर जो वातावरण, जो ऊर्जा, जो भाव है, वो अच्छी तरह से महसूस कर पाया हूँ। और इस सिलसिले में मैं आपसे अनुरोध करूंगा, जैसे आपने कहा कि आप मौसमी गीत भी गाती हैं, और मैंने मैंने ऐसी कई कविताएं पढ़ी है आपकी, मौसम को, प्रकृति को समर्पित। तो कृपया आप कुछ सुनाइए। जी जी बिल्कुल, मैं सुनाती हूँ। चार चार पंक्तियां सुनाऊंगी तो चलेगा? कोई पाबंदी नहीं है, आप जितना आप सुनाना चाहेंगे। उसमें भी मैंने कोशिश की है कि जो बज्जिका के शब्द लुप्त हो रहे हैं हमारे यहाँ, होली के बाद चैतावर शुरू हो जाता है पूरे चैत महीने में। चैत महीने के प्रथम दिन ही होली का उत्सव मनाया जाता है, त्योहार। तो उस दिन से चैतावर भी गाया जाता है। तो चैतावर में लोकल लैंग्वेज, आंचलिक शब्दों का इस्तेमाल करते हुए मैंने एक चैतावर लिखा था अभी हाल में, उसको पोस्ट भी किया था। आशा ये है कि चैत महीने में गेहूं की फसल पक जाती है, तो जो गृहस्थ होते हैं, किसान पुरुष, वो रात में खेत की निगरानी के लिए चले जाते हैं। हम्म, अगोरने, उसको हमारे बज्जिका में अगोरना कहते हैं। हम्म, तो इसी को मैंने व्यक्त करने की कोशिश की है। बालम खेत अगोरे हो रामा, चैत महीनवा। बालम खेत अगोरे हो रामा, चैत महीनमा। आधी आधी रात कोयलिया बोले, आधी आधी रात कोयलिया बोले, बोले पपिया भोरे भोरे हो रामा, चैत महीनमा। बोले पपिया भोरे भोरे हो रामा, चैत महीनमा। और फागुन चैत की हवा तो इतनी बेकल हो जाती है, जिसको अल्हर कहते हैं। जैसे हवा हो, हवा में हम्म, बसंती हवा हो, हवा ऐसी हम्म, होती है अल्हर। अल्हर बात करे धुर खेली, अल्हर बात करे धुर खेली, कज्जल जल हिल
कोरे हो रामा चैत महिनमा बालम खेत अगोरे हो रामा चैत महिनमा। बहुत सुंदर और एकदम लोकगीत की शैली सुनाई देती है। आपने परंपरा को बरतते हुए लिखा है, ऐसा महसूस होता है, जिसका आपको बहुत श्रेय भी जाना चाहिए। और जिस शब्द का आपने प्रयोग किया है, अल्हड़, वो तो न केवल आपकी कविताओं में हवा अल्हड़ होते हैं, उम्र के अल्हड़ पहाड़ में लड़कियां भी होते हैं। और जो आपने इससे पहले स्त्रियों को लेकर एक कविता सुनाई थी सुंदर सी, मुझे लगता है कि ये वो अगले वाला पहर है। उससे पहले तो आपने कई कविताएं लड़कियों के बारे में भी लिखी है। यह है जो चहचहाती उड़ रही हो तितलियां, उम्र की अल्हड़ पहर में लड़कियां, जिसमें वो यौवन की मस्ती का की गंध आती है। तो अ, उम, इस पर या ये कविता या अ, गांव के युवाओं से जुड़ी कुछ सांस्कृतिक पारंपरिक बातों पर कुछ लिखा होगा आपने, या कुछ आप बता सकती है उसके बारे में? अभी आपने जिस गजल का जिक्र किया है, उम्र के अल्हड़ पहर में लड़कियां, दरअसल मैं पेशे से शिक्षिका हूँ, हम्म, लड़की पढ़ाती हूँ। तो जब पढ़ाई लिखाई का माहौल नहीं रहता है, उस समय जब वो मस्ती करती हैं तो मैं वाच करती हूँ कि हम्म, इनकी क्या, इनके मन में क्या भावनाएं उठ रही होंगी, किस तरह की लत। दरअसल वो उम्र का अल्हड़ पहर है उनका, तो वो चीज है। और ग्रामीण परिवेश में ही मैं पढ़ाने जाती हूँ, तो कल्चर तो वही है, इलाका वही है, मैंने जो बचपन जी। से भोगा है। हाँ, जाना होता है। आप सुनना चाहते हैं, दरअसल बज्जिका बिहार का एक लोक नृत्य है, जट जटिन। अच्छा। जैसे हर स्टेट का अपना एक उसकी एक पहचान होती है नृत्य को लेकर के, गीत को लेकर के, वैसे ही बिहार का लोक नृत्य है जट जटिन। तो उस पर मैंने कविता लिखी है। दरअसल ये अब नई पीढ़ी की लड़कियां अब नहीं खेलती है जट जटिन। हम्म, पहले बैसाख के महीने में जब फसल कट जाती थी, तो जुते हुए खेत में महिलाएं गांव की, तब शायद मनोरंजन का यही साधन था। महिलाएं जुटती थी, दो टोली बनती थी, एक तरफ महिलाएं ही पुरुष वेश में रहती थी, एक तरफ महिलाएं स्त्री वेश में रहती थी। हम्म, और पति तो परदेश गए होते थे, तो बैसाख के महीने तक, तो फागुन के महीने तक सबके पति आ जाते थे। तो पता नहीं हमारे किस पुरखे ने लिखा होगा, किस पुरखे ने लिखा होगा ये गीत, लेकिन वो जब गाती हैं, हम्म, उसका आनंद आप लीजिए कि किस तरह महिलाओं की टोली पुरुष की तरफ बढ़ती है, वापस आती है, फिर पुरुष की टोली महिलाओं की तरफ आती है। हम्म। तो महिलाएं गलबहियां डाले हुए एक दूसरे से और गाते हुए कहती हैं, टिकवा जब जब मंगलियो रे जटवा, टिकवा काहे न लोले रे, अरे टिकवा काहे न लोले रे, मोरी बारी ओ मिरिया रे जटवा, विदेशवा काहे गमोले रे। तो उधर से जो जट बने हुए हैं, मतलब महिलाएं ही, वो जवाब देती हैं, अरे टिकवा, अरे टिकवा जब जब ले ले जटनिया, टिकवा काहे न पहन लेगे, तोरी बारी उमरिया जटनिया, नैहरवा काहे गमोलेगे। मैंने इसको कविता में ढालने के लिए इन गीतों का प्रयोग किया, उन पंक्तियों को, ताकि कविता के माध्यम से वो गीत जीवित रह जाएं, जो आने वाली पीढ़ी इसको देखे कि हमारे यहाँ कभी यह लोक नृत्य भी हुआ करता था, जिसके ये गीत होते थे, ये बोल होते थे।
तो उसमें आप देखिए कितने खूबसूरत संवाद है कि पति परदेश से आया हुआ है, वह पत्नी को कमरे से बाहर नहीं जाने देता, सवेरा हो गया है और सवेरा होने पर पत्नी कहती है कि जाने दो अब बाहर, सवेरा हुआ, सास ननद क्या सोचती होंगी कि अभी तक पति के साथ हो। वो कहती है कि भोर भेलई रे जटवा बिनु सरवा भेलई रे, खोलना केवरिया जटवा पनिया लेबई रे। तो पति कहता है मैया लेतई गे जटिनी बहिनिया लेतई गे, गाँव के कुर्मिनिया छोरी से हो लेतई रे। तो पत्नी समझाती है गीतों में, मैया हंसतो रे जटवा बहिनिया हंसतो रे, गाँव के कुर्मिनिया छोरी से हो हंसतो रे। तो मैंने अपने संग्रह के जितनी भी कविताएं हैं, मैंने कोशिश की है। मैं एक वानगी आपको बताऊं कि मैंने छोटी छोटी चीजों पर लिखा है संग्रह में। एक मुसल, उखड़ी मुसल होता है जिसमें कूटा जाता है। जी, पता जी, नहीं जी, जी। आपके तरफ। हाँ, होता है, होता है। और ये किसान जाता जिसको कहते हैं, जिसमें पिसाई की जाती है गेहूं हुँ, हुँ, या कोई अनाज, तो जाता पर कविता है। तो जाते से जुड़ी हुई जितनी कविताएं हैं उस पर महिलाएं पिसते हुए क्या क्या गाती थी, सारे हुँ, गीतों का जिक्र है। पिसते हुए क्या गाती थी उसका जिक्र है, लोड़ी सिलोट पर पिसते हुए गाती थी उसका जिक्र है। तो मेरी कोशिश की है कि इस हमारे क्षेत्र में जितने गीत गाए जाते हैं हुँ। सभी संग्रह में आ जाए। तो मैंने उस पे इस तरह से काम किया है। ये तो बहुत बढ़िया काम किया है आपने, और ये एक काव्य संग्रह से बहुत बढ़कर है। मुझे लगता है कि पूरी एक संस्कृति को आपने उसमें सहेज कर रखा है। ये बहुत सराहनीय काम है। तो मुझे लगता है कि आने वाली पीढ़ी आपको बहुत धन्यवाद, बहुत आभारी रहेगी आपके प्रति इस कार्य के लिए। वो अल्हड़ उम्र के पहर की बात कही थी, तो मुझे लगता है कि उस उम्र की अपनी अपनी चुनौतियां भी होती है। अनीता जी, आपको याद होगा कि आपकी एक कविता को लेकर काफी वर्ष पहले हमारा एक अंतर सांस्कृतिक विवाद सा हुआ था। वो भी याद होगा। लड़कियों लड़कियों के बारे में एक आपकी कविता थी, तो याद होगा ना, भागी हुई लड़कियां। तो हाँ जी, मुझे आपकी पूरी पूरी की पूरी टिप्पणी याद है। और मैं उस टिप्पणी को कई बार कई लोगों के सामने रख चुकी हूँ कि यूरी जी ने कहा था, क्योंकि हमारे परिवेश में ये जो कविता, ये जो प्रेम है, आज भी गुनाह माना जाता है। जिसमें लड़की जब भाग जाती है तो उसको प्रतिष्ठा से जोड़ लेते हैं। मेरी कविता का थीम यही था कि वो जाने को तो चली जाती है, लेकिन उसके बाद में जो माता पिता पर गुजरती है, वो जिस सदमे में रहते हैं, वो सर उठा के जी नहीं सकते। तो आपने जवाब दिया था कि और उसके प्रेम का क्या। जी, हाँ, हमारे दर्शकों को थोड़ा इस संदर्भ का पता चल जाए, तो यही हुआ था कि वो मैंने पूछा था कि आप तो सहानुभूति प्रकट कर रही है उस परिवार के प्रति, किंतु भागने के लिए तो उन्होंने ही तो विवश किया होगा लड़की को, उनकी उसकी स्वयं की इच्छाओं को नजरअंदाज करके। तो ऐसा वो शायद विषय है जो दशकों या सदियों से उठाया जा रहा है, साहित्य में भी, सिनेमा में भी, हर दूसरी फिल्म में। वो पारिवारिक दबाव के विरुद्ध बच्चे शादी कर लेते हैं, मतलब वो सारा प्रचार हो रहा है बहुत पहले से, किंतु कुछ परंपराएं बहुत दृढ़ सी होते हैं, तो इस पर अवश्य कुछ विवाद या कुछ अलग अलग विचार उभर आएंगे। तो मैंने इस बात को आपको इसलिए याद नहीं दिलाया कि हम फिर से विवाद में उलझे, बस वो दर्शकों को बताने के लिए कि हमारा पहले ऐसा इस प्रकार का परिचय, इस प्रकार की
चर्चा हो चुकी है। तो अब 5-7 जी। जी। किंतु आप तो लोक संस्कृति का वर्णन करती है तो उन्हीं पहलुओं का वर्णन करती होंगी जो सच में उसमें है, हमें यथार्थ को भी देखना चाहिए। मैंने जो बोला था वो थोड़ा आदर्शवादी था। आप तो क्या आप तो सच्चाई को देख चुकी है या उसी माहौल में आप बढ़ी पली है। किंतु फिर भी प्रेम के विषय को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो भी काफी देखने को मिलता है आपके काव्य में। प्रेम विरह मिलन की तो कई कविताएं आपने लिखी है। तो आ, अपने काव्य के इस पहलू पर थोड़ी थोड़ा हमें कुछ पढ़कर सुनाए या थोड़ा बताइए उसके बारे में। ज़रूर, ज़रूर। प्रेम पर मेरी एक छोटी-सी कविता है। प्रेम में किस तरह की उद्विग्नता होती है, किस तरह की बेचैनी होती है, किस तरह की हड़बड़ाहट होती है, कुछ प्रतीकों के माध्यम से, कुछ बिंब के माध्यम से मैंने प्रेम को व्याख्या किया है। गौर फरमाएँगे। लपक कर लता मुंडेर चढ़ी, हम्म, लपक कर लता मुंडेर चढ़ी, बदहवास बादल भटक रहा इधर-उधर, बदहवास बादल भटक रहा इधर-उधर, हरबराई नदी औंधे मुँह गिर पड़ी, हरबराई नदी औंधे मुँह गिर पड़ी, तुम छुपे कहाँ थे प्रेम, हम्म, तुम छुपे। बहुत सुंदर। और अनीता जी, आप विश्वास नहीं करेंगे किंतु आपके सुनाने से पहले मैंने इसी आपकी कविता को, यह नहीं देखिएगा, मैंने फोन पर सहेज के रखा था और इसको खोलकर तैयार किया था कि थोड़ी पंक्तियां यदि यदि आप कोई और कविता आप सुनाएंगी तो मैं इसको फिर पढ़ के सुनाऊं थोड़ा, किंतु आपके यही कविता आप पढ़कर सुनाए। बहुत सुंदर है, बहुत संक्षिप्त में और बहुत भावुक सी बात कही है आपने। हम्म, और इस सांस्कृतिक वातावरण में जब हम ऐसा सोच सकते हैं कि जब प्रेम के संबंध हमेशा स्वयं की इच्छा से नहीं बनाए जाते हैं तो उसमें विरह के भी काफी प्रसंग आते होंगे और वो भी देखने को मिलता है। इस उजड़ी बगिया में हम हैं, वो जो आपने विरह पर या बिछड़ने पर कुछ लिखा है आपने, वो भी बड़ा करुणा भरा है और बड़े गहरे भाव पैदा करता है। तो उस पर आपकी कोई कविता हम सुनना चाहेंगे या फिर अगर आपने आपको याद आए तो। हाँ, मैं बिल्कुल, दरअसल प्रेम और विरह पर मैंने गीत बहुत लिखे हैं, गजलें भी लिखी है। कविता में मैं आंचलिक हो जाती हूँ, लेकिन अ, गीत लिखते समय, गज़ल लिखते समय वो दरअसल मैं निकल नहीं पाती खुद से, स्वानुभूति है। मैं बताऊँ आपको कि ये विडंबना रही है मेरे जीवन की। मुझे लगता है कि हर व्यक्ति अपने ही अनुभवों को लिखता है। दुनिया जी। मैंने देखी नहीं है बहुत ज़्यादा, तो कुछ इस तरह का रहा मेरे साथ। मेरे पति 2021 में कोरोना काल में गुज़र गए। हम्म, तो एक खालीपन, एक सूनापन जो ज़िंदगी में 10 वर्ष वो बीमार रहे। उस दौरान उनकी देखभाल, नौकरी, बच्चों की परवरिश और लिखना पढ़ना, ये सारी चीज़ें तो उतर जाती थी। मेरी एक गज़ल
की 2 पंक्ति आप देखें। मुस्कुराते हैं बस हंसी लिख कर, मुस्कुराते हैं बस हंसी लिख कर, रेत पर छोड़ दी खुशी लिख कर, मुस्कुराते हैं बस हंसी लिख कर। एक शेर इसका है, जी ये जो मेरे मरने से, जी उठेंगे जो मेरे मरने से, उनको आए हैं जिंदगी लिख कर, उनको आए हैं जिंदगी लिख कर। तो मार्मिक, बहुत सुंदर, छू लेने वाला। तो कुछ ऐसी ही विडंबना रही। एक पत्ती जो है दुखी जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज तक जो न कही। तो ये चीजें बार बार आ जाती हैं। मेरा एक शेर है, एक किसी गजल में उसका इस्तेमाल किया है। हाँ, उसका एक मतला एक शेर आप देखें। हमने दिल में दर्द छुपाए कैसे कैसे, कैसे कैसे को देखें आप, कैसे कैसे मतलब कितने प्रकार के। हमने दिल में दर्द छुपाए कैसे कैसे, उनके दर से वापस आए कैसे कैसे, मुश्किल से, यहाँ कैसे कैसे है मुश्किल से जी, जी। आए कैसे कैसे। इसी का एक शेर है, माजी में झांके तो सिहरन सी होती है, माजी में झांके तो सिहरन सी होती है, वक्त ने हमको दिन दिखलाए कैसे कैसे, वक्त ने हमको दिन दिखलाए। हाँ जी, अनिता जी, अभी ये जो आपने सुनाया है वो मेरे अगले प्रश्न से बिल्कुल जुड़ा है, क्योंकि अभी तक आपने बताया है कि आपने मौसमी गीत लिखे हैं, जो आपके पारंपरिक माहौल से जुड़ी बात है, उस पर कविताएं लिखी। वास्तव में मैं क्यों बार बार कविता का नाम लेता हूँ, क्योंकि मैंने जो कुछ पढ़ा है तो कविता के रूप में ही पढ़ा है, इसलिए मैंने ऐसा वर्गीकरण नहीं किया है कि जो गीत है, गजल हो या कविता हो, मेरे लिए पढ़ने में तो वो सब कविता के रूप में आता है, तो इसीलिए आप आपने इसको स्पष्ट किया है तो अब समझ में आ रहा है। पर वो जो मौसमी संस्कारी गीत है, वो समझ में आता है कि आपके परिवेश से ही आप उनको आपने उनको समेट लिया है। और आपने जो गज़ल और नज़्म लिखे, वो कैसे शुरू हुआ? वो कहाँ से, किस प्रेरणा स्रोत से आया? गजल मेरे ख्याल से तो मेरे लिए गजल मेरे लिए स्वानुभूति है। हुँ, गजल गजलकार कहते हैं, गजल को जानने वाले, कि गजल हम लिखते नहीं हैं, गजलें हो जाती हैं। तो कभी कोई एक मिसरा आया आपके दिमाग में, फिर दूसरी कड़ी जुड़ गई, फिर एक शेर बन गया, फिर कई शेर का एक समूह बना, फिर गजल बन जाती है। तो जिस समय जिस तरह का मूड होता है, उस तरह की गजल बन जाती है। तो ज़्यादातर गजल अ, सहानुभूति ही है। एक गजल का एक मतला एक शेर मैं आपको सुनाऊँ? जी। दर्द जिगर में पाले रखना, लेकिन मुँह पर ताले रखना। हुँ, दर्द जिगर में पाले रखना, लेकिन मुँह पर ताले रखना। अम्मा कैसे सह पाएगी, अम्मा कैसे सह पाएगी, बँटवारे को टाले रखना। दर्द जिगर में पाले रखना, लेकिन मुँह पर ताले रखना। हुँ, कई बार राजनीतिक परिवेश से भी प्रेरित होकर के लिखा है। इतनी स्वतंत्रता मैंने ली है, जब जो सिचुएशन आया मैंने लिख दिया है। कविताओं में ये नहीं चला है, कविताओं में मैं नहीं सुनती,
कविताएँ तो आंचलिक ही होती हैं मेरी। हुँ। तो एक गज़ल का एक मतला एक शेर देखें आप कि आपके पास कान है साहिब, आपके पास कान है साहिब, हमको भी इत्मीनान है साहिब। आपके पास कान है साहिब, हमको भी इत्मीनान है साहिब। आपको बारिशें पसंद मगर अपना कच्चा मकान है साहिब। आपको बारिशें पसंद मगर अपना कच्चा मकान है। हुँ। बहुत गहरा और इसमें सामाजिक पहलू भी आता है, जो कि अभी तक हमने कम छुआ है उसको, किंतु वो भी बार-बार ऐसा तो हो नहीं सकता है कि कोई भावुक सा कवि कवियत्री हो कि वो केवल सकारात्मक बातों पर लिखे, केवल केवल संस्कृति, प्रकृति या प्रेम पर लिखे। समाज से हम अलग तो नहीं रख सकते हैं और समाज में जो कुछ अ, हो रहा होता है, नकारात्मक भी या दुखद भी, उस सब की उस सब की परछाई या उसका प्रतिबिंब तो होगा ही हमारे लेखन में। तो ये आपने भी लिखा है कि कोई मन से नहीं है निश्चल, छल छद्मों से भरी है दुनिया। तो इस आपके काव्य के इस सामाजिक पहलू पर हम बात करते हैं। अभी आपने गज़लों के उदाहरण से कुछ भाव पहुँचाए हम तक। अ, और कुछ आप सुनाना चाहेंगे सामाजिकता के विषय पर? दरअसल गीत लिखने के क्रम में मैंने कई ऐतिहासिक पात्रों पर भी कुछ लिखा। 1-2 पंक्तियाँ मैं आपको बताऊँगी। अ, उर्वशी पुरोरबा प्रसंग को मैंने लिखा तो अ, उसका मुखड़ा ये था कि प्रेम की उर्वर धरा पर लौट आओ उर्वशी। और रामायण में एक पात्र है उर्मिला, जिसको जी। बहुत कवियों ने विस्मृत किया और कहा कि लक्ष्मण ने उनके साथ बेरुखी की, तो उस पर भी मैंने लिखा, क्या बताऊँ कब कहाँ तेरी याद आती उर्मिले। उस उसका एक बंद है कि शयन में प्रभु राम हैं, मैं दबाता हूँ चरण। प्रभु राम शयन में है और लक्ष्मण चरण दबा रहे हैं, तो कल्पना कर रहे हैं कि उर्मिला भी वहाँ महल में सास की सेवा कर रही होगी। उसके अंतिम बंद का कुछ अर्थ इस प्रकार है कि जब राम वन जा रहे हैं, लक्ष्मण भी तैयार हो गए हैं, भरत शत्रुघ्न भी घर पे नहीं है, तो लक्ष्मण ने देखे थे तेरे दृढ़ नयन। उर्मिला की आंखों में उन्होंने देखा कि एक संकल्प है, आप जाइए, मैं संभालूंगी इन्हें, देखे थे तेरे दृढ़ नयन। तो मैंने वहाँ लक्ष्मण के बारे में भी लिखा है कि वो वन जाकर के भी भूलते नहीं है उर्मिला को। तथागत बुद्ध पर लिखा, सब क्षणिक धन रूप यौवन वीतरागी हो गया। हुँ। महाभारत का प्रसंग महाभारत के प्रसंग को हमने अपने जीवन से भी जोड़ा। सब सब युद्ध ही तो लड़ रहे हैं, सबके अपने कुरुक्षेत्र हैं, सबकी अपनी अलग लड़ाई। हम अपने अपने मोर्चे पर लड़ते ही रहते हैं निरंतर, एक युद्ध चलता ही रहता है। तो इस तरह नदियों पर लिखा, प्रकृति पर लिखा, सावन, भादो, आसीन, कार्तिक, जो महीना मेरे सामने आते गया, जब जब मैंने जो परिवर्तन देखा, उस पर मैंने हुँ। लिखा। गीतों में मैं फिर भाग आती हूँ अपनी व्यथा की ओर। मेरा एक गीत है, लौट आओ धार फिर से, हम प्रतीक्षा में खड़े। तो इस तरह मेरी यात्रा चल रही है। गीतों हुँ। जब गीत आता है, दर्द भर के आता है, या समाज गजलों में भी यही होता है। हुँ। समाज में तो निस्संदेह स्त्री तत्व का बहुत बड़ा महत्व है।
स्त्रियों को समर्पित एक रचना आपने पहले पढ़कर सुनाए है, किंतु मैंने आपकी एक और पढ़ी, स्त्री नाम की कविता जो है, जिसमें आप तक स्रोत स्विनी से बहती, निर्झर की तरह फूट पड़ती, चिड़ियों की तरह चहकती, भूचालों को संभालती सहती, अनेक अनेक ज्वालामुखी दफन किए, अपने क्रोध में अग्नि छुपाए, छाती पर अनेक भार उठाए, बीच से वृक्ष बनाती पृथ्वी पृथ्वी थी तुम। वो पूरी नहीं है, इसमें आपको याद होगा तो अब आगे हाँ, वो बताइए। हाँ, वो सुनीता विलियम के लौट आने के बाद फिर मेरे मन में ये भावना आई कि स्त्री इतने अभी तक तो उपमित की ही गई है हर चीज़ों से कि स्त्रियों में पृथ्वी की तरह धैर्य होता है, स्त्री पृथ्वी है। एक पृथ्वी किस प्रकार पहाड़ सहन करती है, ज्वालामुखी सहन करती है, भूचालों को सहती है, तो उसका नाम ये था। लेकिन अब वह अंतरिक्ष हो गई, ब्रह्मांड हो गई। स्त्री का नाम मैंने बदल दिया कि अब वो केवल धरती नहीं रही, धरती आज तक थी, लेकिन जब सुनीता विलियम के आने के बाद हमने कहा कि अब स्त्री तुम ब्रह्मांड हो गई। अच्छा, तो ये अब मैं समझ गया कि उनको समर्पित किया होगा अपने इस रचना को, तो बड़ी सुंदर है। और सुनीता विलियम्स से एक और विषय आता है, जो देखिए, हर बात में हम जब किसी विषय को छूकर चर्चा करते हैं तो उसमें से सहज रूप से अगला विषय निकल आता है, क्योंकि सुनीता सुनीता विलियम्स को इतने ध्यान से सभी भारतीय क्यों निहार रहे थे उनकी यात्रा के दौरान, जबकि वो भारतीय नागरिक नहीं है, किंतु एक अपनापन अनुभव होता है सबको। तो इसी में एक वो राष्ट्र भाव होता है या देश भाव होता है, देशभक्ति का भाव होता है। तो वो भी पढ़ने को मिलता है काफी। वो भारत और सनातन को लेकर आपने भी लिखा है काफी, वो भी बताए या पढ़कर सुनाए। जी, भारत और सनातन प्रश्न तो बहुत गूढ़ है। दरअसल सनातन क्या है? शाश्वत है। हम्म, और जो तो जो शाश्वत है वह सत्य है, जो सत्य है वही सनातन है। जी। तो जो सनातन है वो हमारी रगों में है। जो भारतीय हैं, सनातन की व्याख्या करते हुए लोगों ने कहा कि आप बौद्ध को, सिख को, हिंदू को अलग नहीं कर सकते। सब सनातन में ही है। सनातन बिल्कुल। से कोई अलग हम्म, नहीं। सब महाद्वीप में ये तो अनादिकाल से है, इसकी व्याख्या नहीं कर सकते। दरअसल ऋग्वेद में जिक्र आता है सनातन का, लेकिन सनातन के बारे में कहीं-कहीं यह भी है कि हमारे जो सबसे पहले मनुष्य थे, स्वयंभू मनु, उन्होंने सनातन की स्थापना की। तो भारतीय परंपरा में सनातन रगों में है। जो नहीं भी मानना चाहे वो भी सनातन के ही अंग हैं। इससे अलग नहीं हो सकते वो, क्योंकि यही सत्य है, मेरी दृष्टि में। या आप मुझसे और क्या जानना चाहते हैं? तो आप स्पष्ट। जी, आपने वही बताया कि सनातन की जो परिभाषा है, वो तो केवल किसी एक धर्म से नहीं जुड़ी है। ये एक व्यापक सा दृष्टिकोण है, जो प्रकृति आराधना से जुड़ा है। तो मुझे लगता है वो अलग-अलग संस्कृतियों में रही है ये सनातनी परंपरा।
बस कई देशों में तो विलुप्त हो चुका है। और मैं जिस कविता की बात कर रहा था आपकी, हमारे यहाँ या पूरे भारत में कार्तिक पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान के लिए लोग जाते हैं। हम्म, तो हमारे देश में, हमारे बिहार में अब लोग अप टू डेट होने लगे हैं, ज़्यादा अपडेट होने लगे हैं, तो संभ्रांत घर के लोग कम जाते हैं, लेकिन जिनको आप पिछड़ा हुआ कहते हैं, दरअसल हमारे यहाँ की संस्कृतियों को वही लोग बचाए हुए हैं। हम्म, तो देखिए, शीर्षक है संस्कृति की ध्वजा उठाए हुए स्त्रियाँ। हम्म, ट्रैक्टर की ट्रॉली में गीत गाती, ट्रेन की बोगियों में ठूसी, ऑटो में लदी, भर मांग पीपा सिंदूर किए हुए स्त्रियां लौट रही हैं गंगा स्नान से। अधरतिया में घाट पर पहुंच बिछाती है धान का अटिया, गाती है गीत, गोहराती है देव पितर, गंगा को गोर लागकर। शब्दों के चयन पर ध्यान दें, क्योंकि मैंने आंचलिक शब्दों का प्रयोग किया है इसमें। गोर लागना मतलब प्रणाम हम्म, करना। गंगा को हम्म, लागकर है जल में प्रवेश करती है, बैठना, बैठती है हम्म, जल में, हाथ से पूजती है घाट, भरती है जोरुआ मांग। स्त्रियां एक दूसरे को सिंदूर लगाती हैं, अचरा हम्म, के कोर से लेती है बरों से आशीर्वाद। हमारी आंचलिक बोली में आशीर्वाद को आशीर्वाद कहते हैं। अचरा के कोर से बरों से लेती है आशीर्वाद, और छोटों को आशीषते हुए, बुदबुदाते हुए हो जाती है गंगा। हमारी हम्म, परंपरा में जब बड़ों को प्रणाम, तो ऐसा आशीर्वाद देते हैं लोग, माए या जो भी बड़े हों, इस तरह बुदबुदाते हुए, उनके लिए मंगल कामना करते हुए, तो बुदबुदाते हुए हो जाती है गंगा। खोल कर पोटली निकालती है ठेकुआ, चूरा, मिठा, घोलती है ठेकुआ गंगा के जल से, खरीदती है टिकुली, सेनुर, डारा, बद्धी, पायल, बिछिया, ननका के लिए पिपही, बतासा। ये सामान्य, ये अति सामान्य और मजदूर वर्ग की स्त्रियां उठाए चल रही हैं संस्कृति की ध्वजा। बहुत बढ़िया। मुझे लगता है कि आज के हमारे संवाद में आपने संस्कृति और स्त्री शब्दों को समानार्थी साबित किया है कि ये एक पर्यायवाची शब्द निकले हैं हमारे इस संवाद से। जो लोक संस्कृति, लोक परंपरा, वो सर्वप्रथम स्त्रियों में ही बची रहती है, क्योंकि घर से और परिवार से, परंपरा से स्त्री ही हमेशा अधिक जुड़ी रहती है। तो एक व्यापक पहलू है आजकल के की हर चर्चा के, स्त्री की परिस्थिति, स्त्री का आंदोलन, स्त्री का अस्तित्व। मुझे लगता है कि आपने जिस प्रकार इसको चित्रित किया है लोक परिवेश से जोड़कर, इस इसमें स्त्री की एक अद्भुत आकर्षक छवि दिखाई देती है हमें। तो मुझे पूरी आशा है कि आपके आपके लेखनी से नई पीढ़ियां प्रभावित होंगी, और जो संस्कृति आपने अपने पंथ में सहेजी है वो पुनः प्रज्वल और समृद्ध होती जाएगी। तो अनीता जी, आज के संवाद के लिए आपका बहुत बहुत आभार। आप
और कुछ साझा करना चाहेंगी या और कोई रचना पढ़ना चाहेंगी तो हमें कोई जल्दी नहीं है, अभी समय है। तो और थोड़ा अगर हमें अ, धन्य करना चाहेंगी अपनी किसी रचना से तो हम सुनने को तैयार हैं। सबसे पहले तो हम आपके आभारी हैं कि आपने जन सरोकार मंच पर मुझे बुलाया, मुझे सुना। आप दूर देश रह कर के भी हमारे कितने आत्मीय, कितने करीबी हैं। हम पेशे से शिक्षक हैं तो बच्चों को पढ़ाते समय ऐसे आपका ज़िक्र करते हैं जैसे आप मेरे पड़ोस में रहते हो। यूरी हुँ। जी ने ऐसा कहा, यू कितने हैं, मैं बता नहीं सकती। मैं आपको धन्य एक और संग्रह की कविता पढ़ के सुनाती हूँ। हुँ, जैसा मैंने कहा था कि बोलती औरतों पे लिखा है, चुप औरतों पे लिखा है, गीत गाती औरतों पे लिखा है। औरतों के कितने विविध रूप हैं। जिस ज़माने में स्त्रियाँ विरोध नहीं कर पाती थी, पुरुषों की ज़्यादती, वो गीतों में कह देती थी। अभी कुछ वर्ष पूर्व एक शब्द अंग्रेजी का खूब प्रचलन में आया था, मी टू। हुँ, जी, इस ज़माने में स्त्रियाँ इस शब्द को नहीं जानती थी और जहाँ इतनी बंदिशें हैं, इतनी वर्जिश है, वहाँ कैसे स्त्रियाँ मुखर होती थी। देखिए उनका मौन कैसे मुखर होता है। गीतों में वो कर जो बोल के नहीं कह पाती थी, वो व्यथा गीतों में कह देती थी। ज़रा हुँ, देखें आप, शीर्षक है बोलती औरतें। जी, चुप नहीं रह मेले ठेले भीड़ भाड़ बस ट्रेन के सफर में पूछ लेती हैं जात गोत, गोत मतलब गोत्र, जी, देख ले पेटीकोट में लगे लेस, सीख लेती हैं स्वेटर के पैटर्न, हपस के खिलाती हैं अनजान बच्चे को। यह एक शब्द आप देखें, हपस। यह हमारी आंचलिक बोली का शब्द है, हपस। हृदय के उद्गार को जितना यह शब्द प्रकट करता है कि किसी को कितनी आत्मीयता से बोलते हैं गोद में, परफेक्ट वर्ड खरी बोली हिंदी में नहीं मिलेगा। हुँ, हपस के खिलाती अनजान बच्चे को, छाती लगा देती हैं बिलखते मुंह में। ट्रेन में सफर करने वाली स्त्री को देखती है, मजदूर वर्ग की स्त्रियां दूसरे बच्चे को देखती है रोते हुए तो दूसरी दूध पिलाने वाली को लेके दूध पिलाने लगती है। कितना तो याद रखती है किस्सा कहानी गीत नाद, गाते हुए पीटती है दर्द, कुटती है आक्रोश, काटती बुनती है प्रेम। सखी सलेहर के सामने खोलती हैं आंचल के खूट से पीरा। पनिया के चलली है समरो, गंगा रे जमुना मारे, भैंसुरा रसिकवा सेहो बाट रोक लड़े की। यह उस जमाने का मीटू था। वो बताती है हुँ, कि किस तरह करके बड़े पुरुष परेशान करते हैं। अपने खाता बही में रखती है हिसाब उपेक्षा की, ढूंढती है वजूद अपने ही घर में। नीमू धन की पीड़ा को गीतों में कह देती है बोलती औरत। हमारे शादी ब्याह के समय जो गीत होते हैं, हमारे यहाँ एक परंपरा है, दान दान में दिया जाता है। मंडप पर वर के हाथ में लड़की का पिता, उसकी माँ वर के हाथ में लड़की का हाथ रखते हैं दान में। तो उस समय हुँ, जो महिलाएं गीत गाती हैं, उस गीत का भाव यही होता है कि मंडप पे रखा हुआ जो कलश है उसका जल भी कांप रहा है इस प्रथा से, इस प्रोसेस से। हुँ, रखा हुआ अक्षत वो भी कांप रहा है। गीत को एक पंक्ति आप सुनेंगे, डाला भरी कांपेला दुभी धन अछतवा, कलसा कांपेला गंगा नीर हो रामा। अधिया ले ले कांपेला बाबा से अपना बाबा, कैसे करब धिया दान हो राम। तो गीतों में ही स्त्रियां कैसे जवाब देती है कि जैसे ही जे आहो बाबा, गैया दान कैला, भैंसिया दान कैला,
वैसे ही करिए धिया दान। मतलब आपकी दृष्टि में गाय भैंस और मेरे में क्या फर्क है? जैसे गाय भैंस को दान कर दिया वैसे ही मुझे दान कर दीजिएगा। तो नींबू धन तो मैं कह देती है बोलती औरत, अपने सुख दुख बतिया लेती है ईश्वर से। हमारे यहाँ परंपराओं के जो गीत होते हैं, जैसे छठ का गीत होता है, उसमें सवाल जवाब होता है, कथी केरा नैया हो दीनानाथ, कथी करुआर, किस चीज का नाम है, किस चीज करुआर है, कथी लद बोझल नैया हो दीनानाथ खेवैचा सारी रात। तो उसमें ईश्वर से प्रश्न भी पूछती है और उसी में ईश्वर की तरफ से जवाब भी बन जाती है। ढूंढ लेती है समाधान हर समस्या का, अपने सवालों के जवाब में हो जाती है ईश्वर। बतियाती औरतें, बोलती औरतें, संभालती आई हैं अनलिखा दस्तावेज सदियों से, संभालती आई हैं अनलिखा दस्तावेज सदियों से। बहुत बढ़िया अनीता जी। हमारी कामना है कि आप लिखती रहे, सफल होते रहे और आपके गहरे भाव बहुतों तक पहुंचते रहे और समाज को बेहतर करते रहें। आपका बहुत धन्यवाद। प्रसन्न रहिए। नमस्कार। बिल्कुल, नमस्कार।